आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और एनसीपी नेता शरद पवार के बीच में जो अभी कुछ दिनों से बैठक चल रही है उसके बारे में। जी हां, आपको बता दें कि शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच कई दिनों से लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। जी हां, अब उड़ती उड़ती ये खबर आई है कि प्रशांत किशोर और शरद पवार ने चुनावी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और जिसके लिए अभी से ही जो है वो एनसीपी नेता और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि सभी विपक्षी पार्टियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में कि प्रशांत किशोर ने और क्या क्या बातें सामने रखी है। गैर भाजपा गैर एनडीए दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आधे के आधा फॉर्मूले पर बात करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि विपक्षी दल लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 273 सीटों का आधा हिस्सा अपने दम पर जीतने की कोशिश में है। वहीं इस दौरान कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि वह दूसरा आधे के आधा हिस्से में बड़ी जीत दर्ज करेगी। खास बात यह है कि केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और साथ ही वे यहां बीजेपी से सीधी टक्कर में भी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, मराठा छत्रप शरद पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत राजनीति के कई दिग्गज रणनीति तैयार करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। वहीं रिकॉर्ड के लिए कांग्रेस का मुद्दा और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के सवाल को फिलहाल बातचीत में शामिल नहीं किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक बार महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों में पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, लालू तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, एचडी कुमारस्वामी, एन चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव साथ आ गए तो कांग्रेस के साथ समझ शुरू होगी। वहीं प्रशांत किशोर यानी पीके और शरद पवार के कांग्रेस में ऐसे कई दोस्त हैं जो हाईकमान को प्रभावित कर सकते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि 23 नेताओं के समूह ने सही समय पर किसी भी भाजपा विरोधी मोर्चे में शामिल होने के संकेत दिए हैं। अब सवाल उठता है कि सही समय क्या होगा। फिलहाल इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि यह समय पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव पूरा होने को कहा जा सकता है। वहीं अगर कांग्रेस पंजाब हार जाती है, उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है या उत्तराखंड में सत्ता वापसी करने में असफल होती है तो पार्टी में फूट और पलायन की स्थिति असल रूप ले लेगी। जिस तरह से राहुल और सोनिया गांधी ने पंजाब और राजस्थान के सियासी संकट को संभाला है, उसे देखकर गांधी परिवार के साथ वफादारी का दावा करने के वाले कांग्रेसी नेता भी अपने धैर्य खोते जा रहे हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि कई वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान पार्टी के नेताओं को गालियां देने लगते हैं। वहीं अब एक और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और पीके के बीच संबंधों का काफी रहस्यमय है। आधिकारिक रूप से कांग्रेस पीके के चुनावी प्रबंध के साथ अपनी पहचान बनाने को लेकर अनिच्छुक हैं, क्योंकि पार्टी का मानना है कि दल के अंदर की गतिविधियों और खास तौर से चुनावी बातों को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। इस दौरान पंजाब समेत कांग्रेस के ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिन्होंने पीके से मार्गदर्शन मांगा और उनके साथ निजी संधियां तैयार की है। वैसे तो पीके हमेशा से गांधी परिवार को जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों पर शांत रहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने को लेकर
पीके और कांग्रेस के संबंधों पर असर पड़ेगा। वहीं राम मंदिर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की वैचारिक स्पष्टता बेहद जरूरी है। आने वाले सप्ताह में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल और प्रियंका गांधी को खुद को उदार वामपंथी कहानियों के खिलाफ बचाना होगा। यह मुद्दा बहुसंख्यक समुदाय को अलग थलग भी कर सकता है। ठीक इसी दौरान हिंदू भावना पर ज्यादा निर्भर रहने के चलते भी पार्टी को दूसरे राज्यों में मुश्किल हो सकती है, जहां हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही राज्य जिताना अहम नहीं है। 2024 के चुनाव विपरीत शैली में लड़े जाने के लिए तैयार है। अगर टीम मोदी प्रधानमंत्री की छवि, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में कोविड-19 प्रबंध के मुद्दे, कूटनीतिक मोर्चे पर उपलब्धियां और राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी उन राज्यों में बड़ी जंग के लिए तैयार है जहां क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एम.के. स्टालिन, नवीन पटनायक, एच.डी. कुमारस्वामी, एन. चंद्र नायडू, अखिलेश यादव आदि मिलकर संसदीय सीटों का बड़ा हिस्सा जीतने में सफलता हासिल कर लेते हैं, तो कांग्रेस के पास राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने का जिम्मा होगा, जहां वे बीजेपी के साथ सीधी टक्कर में होंगे। वहीं वाम दलों समेत कई गैर एनडीए सहयोगियों को कई भारतीय राज्यों में महागठबंधन को लेकर साथ लाने पर बात करने के लिए राहुल ने सोनिया गांधी पर भरोसा जताया है। आने वाले कुछ महीने केवल कांग्रेस ही नहीं, गैर बीजेपी और गैर एनडीए दलों के लिए अहम साबित होने वाला है। कांग्रेस की नेतृत्व से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने, पंजाब में दोबारा सत्ता हासिल करने और उत्तराखंड में जीत 2024 में आधे का आधा जीतने में मददगार हो सकती है। बगैर कांग्रेस के पीके, पवार, ममता, स्टालिन और अन्य लोगों की कोशिशें राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में निरर्थक रहेंगी। वहीं आपको बता दें, इधर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने यह ऐलान किया है कि कांग्रेस जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने को एक अहम पहलू माना है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जो है वो बहुत सही साबित हो सकती है। अब देखिए कि 2024 में चुनाव के लिए अभी से ही रणनीति बनाई जा रही है और ये रणनीति कहां तक कारगर रहेगी, इसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलेगा कि नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।